हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 29 ऑफ अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। एंड यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पर न्यूज अवेलेबल रहती है। एंड गाइज, आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में ये पेपर 1, 2, 3, 4 हम लोग को देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। एंड गाइज, ये चैनल है, इसका नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। जिस चैनल पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं, चेक कर लीजिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। एंड गाइज, इसी नाम से एक टेलीग्राम का चैनल भी है जिसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है और ये इसकी यूजर आईडी है झा_सर। तो इसके थ्रू आप जो है वो चैनल को सर्च कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर मेरे नाम को सर्च करके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। एंड चलिए, अब समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज है, इसमें बात हो रही है इडकल केव्स के बारे में। इडकल केव्स, क्वेश्चन डायरेक्ट ये बन सकता है इडकल केव्स कहां पर लोकेटेड है, तो आपको केरला पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, ये केरला के अंदर एक पहाड़ी है, अंबुखूती हिल्स, अंबुखूती पहाड़ी, तो यहां पर ये लोकेटेड है। अब क्वेश्चन ये हिल से रिलेटेड भी आ सकता है, क्योंकि अक्सर सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस केव से रिलेटेड पूछे गए हैं, हिल्स से रिलेटेड पूछे गए हैं। और हिल्स की अगर बात करें तो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट पेयर, ऐसे क्वेश्चन जो है वो लोकेशन वाइज देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इडकल केव्स और अंबुखूती हिल्स ये कहां पर लोकेटेड है, ये केरला में लोकेटेड है। अब देखिए, यहां पर ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि 9 मेंबर की एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन अभी रिसेंटली हुआ था और ये डिटेल्ड स्टडी जो है वो कंडक्ट करेंगी इन केव्स के ऊपर। और ये केव्स जो है गाइस, इस पर स्टडी इसलिए की जा रही है क्योंकि इस केव को इलीगल कंस्ट्रक्शन से, माइनिंग से और अर्बनाइजेशन से बचाना है। और यहां पर हम लोग को नियोलिथिक पेट्रोग्लिफिक्स देखने को मिलती है। तो ये नियोलिथिक पेट्रोग्लिफ्स क्या है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये देखो आप, ये रॉक के ऊपर, रॉक को काट कर जो ये डिजाइन बनाई गई है, पिक्टोग्राफी, ये हम लोग को देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से। तो इसी को जो है वो ये नियोलिथिक पेट्रोग्लिफ्स जो है वो कहा जाता है, यानी कि रॉक कार्विंग जिसको हम लोग कहते हैं, रॉक पेंटिंग होती है ये, पिक्टोग्राफ्स जो है वो ये कहा कहते हैं इसको जनरली। और नियोलिथिक एरा पे ये जो है वो बनाई गई है, तो ये कहा जाता है। मान्यता ये है कि नियोलिथिक जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर रहा करती थी, उनका ये शेल्टर हुआ करता था, ये केव, यानी कि इस केव के अंदर ये रहते थे, नियोलिथिक कम्युनिटी। मेरा आपसे क्वेश्चन है, नियोलिथिक पीरियड जो है वो कब से कब का है, राइट? नियोलिथिक पीरियड, तो ये बेसिक 6th क्लास की एनसीईआरटी में इसका जवाब बकायदा दिया हुआ है और काफी बेसिक क्वेश्चन है। आई होप कि सभी को पता होगा। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो नीचे कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर लिख दिया होगा। तो फटाक से इसका नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिख दीजिए नियोलिथिक पीरियड के बारे में। और आपके लिए आज की एक मैप प्रैक्टिस मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पर्टिकुलर ये स्लाइड का। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी हमारी कंट्री के अंदर नियोलिथिक एरा से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं, यानी कि ट्रेसेस मिले कि नियोलिथिक जो कम्युनिटीज हैं वो इन फलाना फलाना लोकेशन पर रहती थी, तो आपको वो लोकेशन जो है वो यहाँ पर मार्क करना है इस मैप में। आप डिजिटली भी कर सकते हैं और अगर आप मैप बना लें, इंडिया का मैप अपने यानी कि हाथों से, तो फिर जलवे ही है, फिर उसके तो कोई फिर बात ही नहीं फिर। क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस होती है, मैप की प्रैक्टिसेस, ये आपकी मेंस में बहुत हेल्प कर जाती है। और आपको देखो, आज नहीं तो कल तो प्रैक्टिस करनी है, तो आज ही कर लो। और बीच में मैंने दिया भी था आप लोग को एक बार की मैप बना के भेजो आप, राइट? इस प्रकार की चीजें ये टेलीग्राम पे मैं करता रहता हूँ अक्सर ऐसे टास्क। तो आपको क्या करना है, ये जो है वो इस पर नियोलिथिक एरा के जितने भी वो हैं स्पॉट्स, यानी कि ट्रेसेस जहां जहां पर पाए गए हैं नियोलिथिक पीरियड से, तो कि वहां पर सेटलमेंट के, तो उन जगहों को आपको नीचे इसमें मार्क करके, मैप में मार्क करके, यहाँ पर टेलीग्राम का अपना एक चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष, जिसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर आप शेयर कर दीजिएगा। आप पहले इस चैनल पर ज्वाइन होंगे, जैसे ही आप इस चैनल पर ज्वाइन होंगे तो आपको एक डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा जहां पर ऑलरेडी काफी सारे सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे के साथ अपने डाउट शेयर करते हैं और वहां पर काफी एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहां पर रेज करो और काफी सारे स्टूडेंट जो है वो डाउट को जो है वो आपके क्लैरिफाई करते हैं। तो एक हेल्दी स्टडी एनवायरनमेंट वहां पर बना हुआ है, तो जिसका आप फायदा जो है वो अच्छे से ले सकते हैं, राइट? वेरियस एकेडमिक्स से रिलेटेड डाउट्स में, यानी कि जीएस का कोई डाउट हुआ या किसी भी कोई डाउट हुआ तो वहां पर आप पूछ सकते हैं और आंसर देते हैं, सभी लोग आंसर देते हैं, ठीक है?
चलो एनीवेज आगे की बात करें, ये आपका मैप टास्क है, ये जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज में बात हो रही है हुरिकेन लॉरा के बारे में। क्वेश्चन ये बनेगा, लॉरा हुरिकेन कहां पर देखने को मिला? याद रखना, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इस जगह पर, और इसी जगह पर हम लोग को हुरिकेन्स देखने को मिलते हैं। आपको पता ही है, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में डिटेल में, हुरिकेन्स के बारे में, राइट। तो यहाँ पर एक हम लोग को लुइसियाना नाम की एक स्टेट देखने को मिलती है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो उस जगह पर ये स्टॉर्म जो है, ये हुरिकेन जो है वो हिट करने वाला है, और काफी पावरफुल ये हुरिकेन बताया जा रहा है। अब हुरिकेन क्या है, कैसे बनते हैं, अच्छे से अगर आपको पूरी चीज A to Z समझनी है, इस वीडियो को जरूर देख लेना। पूरी क्लियरिटी हुरिकेन से रिलेटेड हो जाएगी, और इतने अच्छे से होगी कि भूलोगे नहीं फिर बाद में हुरिकेन्स के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा देख लेना, जिनने देख लिया वो एक बार रिवीजन कर लेना। 31 जुलाई 2020 को ये टॉपिक कवर किया हुआ था। इस वीडियो पे आप जाना 31 जुलाई 2020 के वीडियो पे, जो यूट्यूब का जो सर्च कॉलम होता है ना, वहां पे लिख देना आप, ये लिख देना 31 जुलाई 2020, उसके आगे लिख देना कमलाक्ष झा, मेरा नाम। सबसे पहला वीडियो यही वाला आएगा। इस वीडियो के 1 मिनट 36 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा, हुरिकेन्स का। पूरे डिटेल में हुरिकेन्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जनरल स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हुरिकेन्स का, इसको आप जाकर एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं। पुली कली के बारे में अगर हम लोग बात करें, पुली कली क्या है, क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए। एक फोक आर्ट है ये, एक लोक कला हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। कहाँ की है? केरला की, केरला की है ये पुली कली, ये याद रखना। मैच द फॉलोइंग में, चूज द करेक्ट पेयर में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इसको ट्रेंड आर्टिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ओनम के समय पर। ओनम फेस्टिवल के बारे में आप जानते हैं, उस समय पर जो है ये मनाया जाता है, यानी कि पुलिकली जो परफॉर्मेंस होती है वो उस समय ओनम के समय पे हम लोग को देखने को मिलती है। और पुलिकली की अगर मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो मीनिंग क्या है इसका, पुलिकली का? तो इसका मीनिंग है प्ले ऑफ द टाइगर्स, बाघों का खेल। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें टाइगर्स का कॉस्ट्यूम जो है वो पहने हुए हैं लोग बाग, यानी कि अपने बॉडी पर इन्होंने टाइगर की चित्रकला जो है वो बनाई हुई है, कॉस्ट्यूम इस प्रकार का पहना हुआ है, मास्क लगाए हुए हैं टाइगर का, है ना। तो ये इस प्रकार का प्ले होता है, डांस वगैरह होता है इनका, और वेरियस परफॉर्मेंस जो है वो इनकी देखने को मिलती है, और ये ट्रेंड आर्टिस्ट है, राइट। और कहा जाता है पुलिकली के ट्रेसेस जो है वो 200 साल से भी ज्यादा पुराने हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि पुलिकली जो है 200 सालों से भी पहले के समय से जो है ये प्रैक्टिस जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है इस प्रकार की केरला के अंदर। और ये शुरू किया गया था, बताया जाता है कि महाराजा थे रामा वर्मा और सक्थान थम्पुरन, तो ये इनका नाम है। तो इनके द्वारा जो है ये शुरू किया गया था, कहा जाता है ऐसा, राइट। और ये कोचीन के महाराजा थे जिन्होंने इस फोक आर्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, शुरू किया था, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया सिर्फ पुलिकली से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। 2-3 चीजें सिर्फ, फोक आर्ट है, केरला की है, इस राजा के द्वारा शुरू किया गया, और 200 साल पुरानी हम लोग को देखने को मिलती है। और स्पेशली ओनम, ओनम के अवसर पर ये मनाई जाती है। और इसका मतलब क्या है? प्ले ऑफ द टाइगर्स, क्योंकि टाइगर का कॉस्ट्यूम आप याद रखना, ये वाली फोटो याद रखना, तो आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एंड गाइस, पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतनी न्यूज थी। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बट बिफोर दैट एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। गाइस, स्पेशली अमन चौरसिया जी से मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि अमन जी, आपका मेरे पास ईमेल आ चुका है, बट आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल नहीं किया है। एंड जो भी स्टूडेंट्स, जब आप पेड पैकेज को जब परचेज करते हैं, मंथली पैकेज को, आप पूरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से एक बार पढ़ लिया करो। नीचे पूरी चीज अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे A to Z चीजें लिखी हुई है कि आपको पेमेंट करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भर लेते हो तो उसके 24 घंटे के बाद जो है वो आपको मटेरियल्स मिलना शुरू हो जाएगा आपके बताए गए ईमेल एड्रेस पर। बट आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जरूर भर दिया करो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना। आप पेमेंट कर दोगे, और जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे तभी तो जाकर मुझे आपकी प्रॉपर डिटेल्स जो है वो मिल पाएंगी, जिस पर मैं आपको ये मटेरियल सेंड कर पाऊंगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर भर दिया करो, पूरी चीज यहाँ पर नीचे अवेलेबल है। और जो, जैसे कि अभी अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर आने वाला है, तो जो भी स्टूडेंट रिन्यू करना चाहते हैं अपने पेड सब्सक्रिप्शन को, मंथली सब्सक्रिप्शन को, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप रजिस्टर्ड हो, आपकी ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है। जिन्होंने ऑलरेडी दिसंबर तक फीस दे दी है तो उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जिन्होंने जैसे अगस्त का ही लिया था, तो अगर आपको सितंबर का भी लेना है तो आप कुछ मत करो, सिंपल आपको पता है कि आपको कहां पर पेमेंट करना है, पूरे पेमेंट की डिटेल्स नीचे लिखी हुई है। आपने एक बार पेमेंट कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे ईमेल पर भेज दो, और ईमेल मेरे आपको रेगुलरली मिल ही रहे होंगे लेक्चर्स के, पीडीएफ के, मटेरियल्स के। तो उसी ईमेल पर आप रिप्लाई कर दो, या फिर अलग से मेरा ईमेल एड्रेस kamlakshjha@gmail.com, इस पर आप मुझे कर सकते हो। ईमेल करो, आपका स्क्रीनशॉट डालो, और उसमें ये मेंशन कर देना कि आपको सितंबर के लिए चाहिए या अक्टूबर के लिए चाहिए, जितने भी महीने के लिए चाहिए वो मेंशन कर देना। और दूसरी चीज मेंशन कर देना कि आप रजिस्टर्ड यूजर हैं, और आपकी ईमेल एड्रेस लिख देना। सिर्फ ये 3 चीज आप लिख दोगे तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, मंथली सब्सक्रिप्शन, वो एक्सटेंड हो जाएगा, राइट। जब जितना भी आप करवाना चाहो, ठीक है। अभी दिसंबर तक जो है वो आप एक साथ जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो। एंड सॉरी, मैंने आपका थोड़ा समय इस चीज में वेस्ट किया, आई एम सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा एक अनाउंसमेंट जो है वो करना था पेड मेंबर्स के लिए। तो चलिए गाइस, पेपर 2 से रिलेटेड न्यूज को कवर कर लेते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल की यहाँ पर बात हो रही है। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल नाम से ही आप लोग की चीजें 70% तो क्लियर हो जानी चाहिए
कि ये आर्म्ड फोर्सेस के ट्राइब्यूनल की बात कर रहा है। ट्राइब्यूनल यानी कि जहां पर केसेस सॉल्व होते हैं, कोर्ट होती है ना, कोर्ट वही है ये ट्राइब्यूनल। कोर्ट में डिस्प्यूट जो है वो टैकल होते हैं, तो यही है, डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स जो है वो यहाँ पर सुनी जाती है। किसकी डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट सुनी जाएगी? आर्म्ड फोर्सेस की। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कौन कौन आते हैं? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। ये चौथी चीज भी आती है आर्म्ड फोर्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बट आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल जो है वो तीन चीजों को ही, हमारी तीन फोर्सेस को ही जो है वो इंक्लूड करता है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। यहां पर एक्सक्लूड किया जाता है पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसमें आसाम राइफल्स और इंडियन कोस्ट गार्ड भी शामिल हैं, जिनको एक्सक्लूड किया गया। यानी कि इस ट्राइब्यूनल के अंदर जो है वो इनकी सुनवाई नहीं होती, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की, आसाम राइफल्स की और कोस्ट गार्ड की, तो इनकी यहाँ पर सुनवाई नहीं होती। बट जो भी मैटर्स होते हैं, जो भी कंप्लेंट्स होती है कमीशन की, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, एनरोलमेंट से रिलेटेड या सर्विस कंडीशन से रिलेटेड, तो इंडियन आर्मी एक्ट 1950, इंडियन नेवी एक्ट 1957, इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1950, इसके तहत, इन कानूनों के तहत जो भी लोग आते हैं, यानी कि कुल मिलाकर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के जो भी ऑफिशियल्स हैं, तो उनसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, कंप्लेंट्स होती है, वो यहाँ पर सुनी जाती है आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से याद रखना, यहाँ पर सिर्फ तीन फोर्सेस की बात हो रही है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्स है, तो उनका ये ट्राइब्यूनल है जिसमें पूरी की पूरी आर्म फोर्स कवर्ड है, नहीं, गलत। इसमें तीन ही आर्म फोर्स कवर्ड है, चौथी इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पर कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर कवर्ड नहीं है, इंक्लूडिंग आसाम राइफल्स ऑल्सो, ठीक है। और ये मिलिट्री ट्राइब्यूनल है, इसके बारे में आपको आइडिया लगी गया है। ये 2009 में स्टैब्लिश हुई थी आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट 2007 के तहत। और ये किसके रिकमेंडेशन के आधार पर सेटअप की गई है ये आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल? तो ये 169th लॉ कमीशन की रिपोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वेरियस डायरेक्शंस के आधार पर इसको सेटअप किया गया है। इसका गठन हम लोग को देखने को मिला है। इसके अंदर जुडिशियल मेंबर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं। जुडिशियल मेंबर में रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स की अगर बात करें तो रिटायर्ड मेंबर जो होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, जिनकी रैंक मेजर जनरल या उसके इक्विवेलेंट होती है या उसके ऊपर की हम लोग को रैंक देखने को मिलती है, और जिन्होंने 3 सालों तक जो है वो इस पर्टिकुलर पोस्ट पर जो है वो काम किया है, राइट। और जज जो होते हैं एडवोकेट जनरल, जज एडवोकेट जनरल, जिन्होंने एटलीस्ट 1 साल तक जो है वो इस पोस्ट पे काम किया है, तो वो इसके मेंबर्स के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स। और जुडिशियल मेंबर में रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? तो रिटायर्ड जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो ये जो है वो इसके चेयरमैन हो सकते हैं, इस पर्टिकुलर पोस्ट के व्यक्ति, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को इसके बारे में पता होनी चाहिए। और क्रिमिनल कोर्ट की पावर्स इसके पास होती हैं, इसमें आईपीसी और कोड ऑफ सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो ये इसकी पावर जो है वो इसको दी गई है आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल को, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ही इसका अपीलेट हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि इसकी अपील जो होगी इस कोर्ट के अगेंस्ट, वो सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अपीलेट सिस्टम समझते हो ना क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई इंसान जो है वो केस हार जाता है, तो वो अपील कर सकता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, ये इसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करते हुए। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट से वो जा सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये अपीलेट सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है। और इसका अपीलेट सिस्टम क्या है आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल का? इसका अपीलेट सिस्टम सिर्फ एक ही है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में जो है वो नहीं जा सकते इसके अगेंस्ट, इसके जजमेंट के अगेंस्ट, डिसीजन के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो ये आपको एक जानकारी इस पर्टिकुलर आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल से रिलेटेड होनी चाहिए, और इसके बाहर का और कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो पेपर 2 से रिलेटेड आज एक ही टॉपिक था, अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आरबीआई की एक एनुअल रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे, जो कि 2019-20 की अभी रिसेंटली जारी हुई है, रिलीज हुई है। तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अभी लगातार दूसरे क्वार्टर में भी ये पाया गया कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कोरोना वायरस के कारण एक्सटेंड हुआ है, लगातार दूसरे क्वार्टर में भी। यानी कि जो इकोनॉमी के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है, आपको ऑलरेडी पता है कि लॉकडाउन के कारण हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल चुका था कि इकोनॉमी की हालत खराब हो गई थी। बट आज भी हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे एरिया पर, हालांकि अनलॉक की प्रोसेस जारी है, बट कुछ कुछ एरियाज पर आज भी बिजनेस जो है वो शट डाउन किए गए हैं, राइट। जैसे कि कुछ कुछ मार्केट्स को बंद कराया गया है, क्वारंटीन किया गया है कुछ कुछ मार्केट्स को, कुछ कुछ एरिया को आज भी एट प्रेजेंट के तौर पर भी मैं अगर बात करूं तो अनलॉक तो चल रहा है, बट अनलॉक हर जगह नहीं है, कुछ कुछ एरियाज पर जो है वो दोबारा से फिर से शटडाउन जो है वो किए गए हैं। जैसे कि उसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी 3 दिन पहले ही मेरे फादर की शॉप है, एक बिजनेस है, तो उनका उनका जो मार्केट है वहां पर जो है वो ये टीम आई थी टेस्ट सैंपल्स को कलेक्ट करने की। तो ऐसा ही बहुत तेजी से ये प्रोसेस चल रही है। अब ये क्यों चल रही है तो आप रिलेट करो अपनी पढ़ाई से।
अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी और इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये चीज कही गई कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो टेस्टिंग कंडक्ट की जाए, जिससे कि हम लोग कंट्रोल कर सकें कोरोना वायरस को। जो भी जैसे कि जो भी इंडिविजुअल अगर पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं तो उनको तुरंत आइसोलेट कर दिया है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट का मार्केट तक बंद किया जा रहा है। अभी जो मेरे फादर की यहाँ पर शॉप है, उनके शॉप से 5 किलोमीटर के रेंज पे एक दूसरा मार्केट भी है। तो वो जो दूसरा मार्केट है वहां पर एक शॉपकीपर को जो है वो कोरोना हो गया था, कोरोना पॉजिटिव निकला था। तो पूरा का पूरा मार्केट जो है वो क्वारंटीन कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया, बंद करा दिया गया। राइट, तो ये चीज हो रही है आज की डेट में। तो उससे भी क्या हो रहा है, इकोनॉमी पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, क्योंकि लोगों के बिजनेस जो है वो बंद हो रहा है बार बार। राइट, तो ये वाली वजह है जिसके कारण से अभी भी बताया गया है कि कोरोना वायरस में हम लोग को जो अनलॉक की प्रोसेस जो आज की डेट में देखने को मिल रही है, उसमें भी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कंटिन्यू, ये हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इस रिपोर्ट में ये पाया गया। दूसरी चीज ये पाई गई कि कंजप्शन के ऊपर काफी ज्यादा ज्यादा झटका जो है वो हम लोग को देखने को मिला, काफी गहरा झटका लगा है, क्योंकि लोग बाग कंज्यूम नहीं कर रहे ना, परचेज नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे। राइट, तो ये बड़ी दिक्कत है। और हम कई बार जो है वो न जाने कितनी बार मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी हम लोग स्पेंड करते हैं तभी इकोनॉमी जो है वो चलती है, इकोनॉमिक साइकिल हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, और मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप स्टूडेंट जो लगातार इतने समय से फॉलो कर रहे हैं बोलेंगे देखो सर आप एक ही बात को कितनी बार बताते हो। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं गाइस, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, यानी कि जो अभी अभी रेगुलर व्यूअर्स को पता होगा जिन्होंने अभी अभी जो है वो देखना शुरू किया है, पिछले मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर आप 2021 में अपीयर हो रहे हो या फिर इवन 2020 में अपीयर हो रहे हो, तो जनवरी से लेकर ये मतलब अभी अभी तक यानी कि अगस्त तक के पूरे करंट अफेयर्स अच्छे से कर लो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं लेक्चर, ये वीडियो जिस आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, तो इसी के ही आप अगर प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन पर पूरे आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। इस चैनल पे, जो कि अपना चैनल है, इस पर अभी अभी अपन ने लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यू करना शुरू किया है। उससे पहले मैं कहीं और पढ़ाता था, तो वहाँ के भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं तो सिर्फ यही आपको रिकमेंड करूंगा कि पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2020, तो वो अच्छे से देख डालो। हालांकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनको तो जनवरी 2019 से देखना चाहिए, पूरी चीजें कवर करनी चाहिए, बट इतना टाइम आपके पास बचा नहीं है। तो आपके पास ऑलरेडी जो स्टडी मटेरियल उसको कंटिन्यूअसली बार बार रिवाइज करते रहो। बट जो 2021 में अपीयर हो रहे हैं, जनवरी 2020 से तो पूरी चीज जो है वो आप कवर करते चलो, वो भी अच्छे से, क्योंकि जैन टू जुलाई का जो ये महीना है, इस बीच इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं कि बहुत ज्यादा, स्पेशली अगर हम लोग मार्च से काउंट करें तो, राइट, मार्च टू ये जून जुलाई तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, जो कि डेफिनेटली आएंगी। तो आप 2021 की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जैन से आपको पूरी चीज जो है वो कवर्ड होनी चाहिए, जनवरी 2020 से। ठीक है, चलो एनीवेज, ये वाली चीज मैंने आपको बताई कि कंजम्पशन पर बहुत भारी जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि जब हम स्पेंड करते हैं तभी इकोनॉमी जो है वो सही चलती है, और जहां स्पेंडिंग बंद होती है वहां इकोनॉमी जो है वो डाउन होने लगती है। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई, कंजम्पशन पर झटका लगा है। कंजम्पशन यानी कि लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे तो खर्च नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो इकोनॉमी तो हैम्पर होना ही है। राइट, और कहा यह जा रहा है कि अगर डिमांड को दोबारा से जनरेट करना है तो सरकार को चीजों को कंज्यूम करना होगा, यानी कि सरकार को परचेज करनी होगी ज्यादा से ज्यादा चीजें, जो कि सरकार ने कई बार अनाउंस भी किया था आत्मनिर्भर पैकेज में। पूरा हमने देखा इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के अंदर, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर, याद आ रहा है, पूरी चीज हमने बात करी थी, डिस्कस किया था कि सरकार जो है वो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से सामान जो है वो परचेज करेंगी। राइट, और ये चीज अब जारी है, और यही चीज इसमें कही गई है कि सरकार अगर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगी तो वो क्या करेंगी, मार्केट के अंदर पैसा जो है वो डाल सकेंगी, यानी कि पैसा जो है वो रिलीज कर पाएंगी मार्केट में। और जब मार्केट में पैसा रिलीज होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग खर्चा करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हो जाएगी। तो इसके पीछे का ये पूरा एक कंसेप्ट है, और लॉजिकल कंसेप्ट है। सिर्फ आपको लॉजिक्स पर चलना है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट को जितना आप देखोगे, जितना ईजी तरीके से और प्रैक्टिकल सेंस में चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो अच्छे अच्छे इकोनॉमिक के टर्म्स जो है वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये आगे की बात करें। देखो, स्पेंडिंग जो है वो अभी रिड्यूस हो गई है, जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी। और मेन खेल मैंने आपको हमेशा से बताया कि स्पेंडिंग के ऊपर, ये तो ये कीवर्ड्स हैं, स्पेंडिंग स्पेंडिंग, तो ये सब चीज आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। और आरबीआई का एक सर्वे आया था जुलाई के महीने में, तो उसमें भी यही बताया गया था कि कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो अभी तक जितना नहीं गिरा था उससे कई ज्यादा जो है वो गिर गया। यानी कि इस पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस मार्केट से गिर गया है, कंज्यूमर परचेज नहीं कर रहे हैं, चीजों को स्पेंड नहीं कर रहे। तो ये पहले कभी नहीं हुआ था, जो कि अभी देखने को मिला, इस प्रकार की चीजें। तो ये हिस्टोरिक चीज है जो अभी हुई है, और इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली पूरी चीज सिविल सर्विसेज में आएगी। पेसिमिज्म जो है वो हम लोग को ज्यादातर देखने को मिल रहा है, यानी कि पेसिमिस्टिक अप्रोच जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, निराशावाद अप्रोच। राइट, इकोनॉमिक सिचुएशन की, एम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की, इनकम की,
क्योंकि आप भी जानते हो कि इंप्लॉयमेंट जो है वो नहीं है। अभी हमने कुछ समय पहले ही डिस्कस किया था कि 50 लाख लोगों की जो है वो नौकरी चली गई, बात करी थी ना, अभी याद आ रहा है, कुछ समय पहले ही डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो है वो अभी भी हुई हैं जिसके कारण से बहुत दिक्कतें जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं। आगे की बात करें, टेम्पररी प्रोहिबिशन की बात करें, जैसे कि आरबीआई के वेरियस मेजर्स हम लोग को देखने को मिले थे। जैसे कि आरबीआई ने कह दिया था कि अभी जैसे कि मॉरेटोरियम जो है वो दे दिया था लोन्स वगैरह के ऊपर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मॉरेटोरियम का मतलब है कि आप जो है अभी, यानी कि आपका जो भी लोन है, तो आप चाहो तो अभी 3 महीने तक जो है वो आप लोन रीपे नहीं करोगे, ना आप इंटरेस्ट भरोगे। 3 महीने की आपको छूट दे दिया गया और 3 महीने के बाद फिर आप अपना, आपको आपके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट लगाया जाएगा और आप लोन अपना रीपे कर सकते हो, यानी कि 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड। तो ऐसा जो है वो आरबीआई ने कर दिया, 3 से 6 महीने तक फिर इसको बढ़ाया। तो इस प्रकार की चीजें आरबीआई के द्वारा जो है वो समय समय पर ली गई, जिससे कि बैंक्स वगैरह जो है वो एनपीए ना हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक्स के ना हो, यानी कि लोग बाग जो है वो डिफॉल्टर ना कहलाएं। इसके अलावा बात करें, बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो स्लो हो गई, यानी कि बैंक ने लोन जो देती है, लोन जो डिस्ट्रीब्यूट करती है बैंक, क्योंकि बैंक का प्रॉफिट किस चीज से होता है? लोन देने से होता है, क्योंकि जब बैंक लोन देती है तो वही तो उसका प्रॉफिट है। अब जब बैंक लोन देगी तभी तो बैंक के पास आएगा इंटरेस्ट, तभी तो बैंक की होगी कमाई। और जब ज्यादा से ज्यादा लोन देगी तो लोगों के हाथ में आएगा पैसा। अब लोगों के हाथ में आएगा पैसा तो लोग खर्चा करेंगे। और अभी हमने बात करी पूरी साइकिल के बारे में कि लोग खर्चा नहीं कर रहे तो लोग लोन नहीं ले रहे, बिजनेस ठप पड़े हुए इसलिए लोग लोन नहीं ले रहे। तो इसलिए क्या हो गया, बैंक की भी क्रेडिट ग्रोथ जो है वो भी स्लो हो गई है। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर बताई गई। और फ्रॉड्स फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अब लोगों के पास काम धंधा बचा नहीं है तो लोग गलत एक्टिविटी तो करेंगे। इसके बारे में बहुत पहले अपन ने डिस्कस कर ही लिया था कि अगर इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती है तो फ्रॉड्स वगैरह जो है वो एक कंट्री के अंदर बढ़ने लगते हैं। और ये इंडिया में भी पाया गया कि 1 लाख से ऊपर के फ्रॉड्स के केसेस जो है वो जस्ट डबल हो गए हैं। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई, 28% इंक्रीज देखने को मिला है। और पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, सरकारी बैंकों की बात करें, तो यहाँ पर तो 80% तक फ्रॉड जो है वो पाया गया। और अच्छा, इस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है। देखो, ये वाला डायमेंशन तो जरूर अपने मेंस में डेफिनेटली उपयोग करना आप, कि जैसे कि अभी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, राइट, बहुत हालत खराब है। आपका अलग एक आंसर ये आएगा, इतनी खराब चीजों में हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथन हुई है। रूरल ग्रोथ हम लोग को देखने को मिली, यानी कि गांव क्षेत्र में जो है वो ग्रोथ हुई है। गांव क्षेत्र की जो डिमांड है वो एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज वो बढ़ती हुई नजर आई है। वो इसलिए क्योंकि इस साल का खारिफ जो है उसमें खरीफ की फसलें जो है वो काफ़ी अच्छी हम लोग को देखने को मिली, तो उसमें किसानों का काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। और रूरल इकोनॉमी जो है इसलिए आज की डेट में अर्बन इकोनॉमी से ज़्यादा बेटर हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ ज़रूर आप मेंशन करिएगा। तो ये अगर आप मेंशन कर देंगे तो सामने जो चेक कर रहा होगा उसको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हर एक डिटेल में जानकारी है। क्योंकि ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भले ही आपको क्या पता दूसरे डायमेंशन के बारे में ना हो, बट आपने ये मेंशन कर दिया ना तो वो उनके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, हाँ यार ये तो बहुत अवेयर्ड पर्सन है, जो ये वाकई में एक आईएएस ऑफिसर है जो ये आंसर लिख रहा है। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप जो है वो रैंक के बाद आईएएस नहीं बनते हो या आईपीएस नहीं बनते हो, आप पहले से होते हो, बट आपको रैंक बस लानी पड़ती है, ये मान के चलो। और पहले से होने के लिए आपको वो क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, राइट। इसके अलावा वेरियस सेक्टर्स, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, टूरिज्म सेक्टर, तो यहाँ पर तो एम्प्लॉयमेंट की धज्जियां उड़ गई, आप जानते ही हैं। लोगों को जॉब से जो है वो निकाल दिया गया है, काम धंधा जो है वो लोगों का चला गया है। महंगाई जो है वो ये भी हाई हम लोग को देखने को मिल रही है सेकंड क्वार्टर पर, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है। और करेंसी नोट्स की अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल 2019-2020 के दौरान 2000 के नोट जो है वो छापे नहीं गए थे, तो इसके कारण 2000 के नोट्स का सर्कुलेशन जो है वो भी, उसमें भी गिरावट आई है। बट इस बीच ये भी पता लगा, मैंने आपको जैसे बताया था कि फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो लोगों ने एक जाली नोट का धंधा जो है वो शुरू कर दिया। जाली नोट जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। 10, 50, 200, 500 के नोट, जाली नोट देखने को मिल रहे हैं। 20, 100, 2000 के जाली नोट डिटेक्ट किए गए हैं। तो ऐसी चीजें जो है वो सामने आ रही है कि क्योंकि फ्रॉड तो बढ़ना है ही, लोगों के पास जॉब नहीं रहेगी तो लोग दूसरी चीज करेंगे, गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो कि हो रहा है। और इस चीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीज कंट्रोल नहीं होती तो इंडिया की ना ही सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन पर इंपैक्ट पड़ेगा बल्कि सोशल सिचुएशन पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि सोसाइटी को भी इक्वलेंट इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। आपने पढ़ा होगा मेंस के अंदर सिर्फ आपको 3 चीज पर ध्यान देना है, सोशल, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। ये 3 चीज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, 3 चीजें, 3 चीजें आपको आपके आंसर में रिलेट करते हुए, हर एक आंसर में आपको 3 चीजें पर ज्यादा फोकस करना। क्योंकि अगर आप देखोगे आपके मेंस के सिलेबस को तो आपको ये 3 चीजें बार बार नजर आएंगी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, राइट। तो ये चीज जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसी डायरेक्शन में आप अपने मेंस के आंसर भी जरूर लिखिएगा। सजेशन जो आरबीआई के द्वारा दिए गए, टारगेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, टारगेटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और इसमें जो भी, यानी कि जो सरकार के जो बंद पड़े हुए जो चीजें हैं, जैसे कि जिससे सरकार को जो है वो फायदा नहीं हो रहा, तो उसको जो है वो या तो प्राइवेटाइज कर दो
या फिर उसको जो है वो बेच दो, तो उससे आपको पैसा जो है वो मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, यानी कि जो भी जैसे कि सरकार की बिल्डिंग्स वगैरह हैं जो फालतू खंडर बन के पड़ी हुई हैं, या फिर जमीन जो है सरकार की, तो उसको दूसरी चीजों में ऐसे में यूज लो जिससे कि वो आपको पैसा जो है वो जनरेट करके दे, मोनिटाइज हो पाए। ठीक है, इसके अलावा कहा गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए, रिफॉर्म्स वगैरह जो है वो लाया जाए, वाइड रेंज रिफॉर्म वगैरह, राइट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर उसको रिकैपिटलाइज करना है, रिफॉर्म्स लेकर आना है, जिससे कि जो भी अपना जो घाटा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी जो है वो हम लोग प्रॉफिट में बदल सकें। तो ये चीज जो है वो सजेशंस जो है वो आरबीआई के द्वारा अभी दिए गए हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब इस न्यूज की चर्चा करें तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो 20,000 करोड़ रुपए का स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो लेकर आएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है पहले ये समझ लो आप। तो ये कुछ नहीं है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार की सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स जो है वो खरीदती और बेचती है। मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये किया जाता है आरबीआई के द्वारा। अब ये क्या है, इजी तरीके से समझें। जैसे कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में आता है एक बॉन्ड। बॉन्ड मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका है क्या होता है। जैसे कि ये बॉन्ड है, इसके ऊपर लिखा है 1,000 रुपए, ठीक है, और इस पे एक डेट डली हुई है। अब इसकी जो डेट डली हुई है, मान के चलो दिसंबर इस पर एक डेट लिखी हुई है, ठीक है। आज आपने इस बॉन्ड को परचेज किया अगस्त में, कितने का परचेज किया, 800 का, क्योंकि फेस वैल्यू पे बॉन्ड परचेज नहीं होते हैं। आपने बॉन्ड आज की रेट में 800 में परचेज किया, आपके पास रखा है जेब में ये बॉन्ड। आप दिसंबर में इसकी डेट है, इस डेट को आप सरकार के पास जाएंगे या फिर सरकार की पीएसयू के पास या बैंक पे जाएंगे, जहां से आपको ये बॉन्ड मिला है, आपने परचेज किया है, वहां पे जाकर बॉन्ड देंगे। आपको जो है वो इस बॉन्ड की फेस वैल्यू की कीमत यानी कि 1,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। आपका फायदा कितने का हुआ, 200 रुपए का। आरबीआई क्या करती है, जब आरबीआई को मार्केट में पैसा डालना होता है, मार्केट में पैसा इंक्रीज करना होता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है, तो उस समय आरबीआई क्या करेगी, बॉन्ड को परचेज करेगी। एक दुकान पे आप जाते हो, शॉप पे आप जाते हो, आप शॉप पर पैसा देते हो, फिर आपको प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं, यही होता है ना। और शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर जब प्रोडक्ट देगा तब आपको मिलेगा पैसा, यानी कि शॉपकीपर को मिलेगा पैसा। ये चीज होती ना, कोई इसको प्रोडक्ट की तरह समझो, एक वस्तु की, एक ऑब्जेक्ट की तरह समझो। यानी कि आज अगर आप अपनी एक गाड़ी बेचते हो तो आपके हाथ में आएगा पैसा, बट आप जब गाड़ी खरीदोगे तब आपको देना पड़ेगा पैसा। तो ये है दुकान, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है, आपसे ये सिक्योरिटी परचेज कर रही है, तो आपको क्या देगी, पैसा देगी। इस चीज को ऐसा समझना, ठीक है। ये सिक्योरिटी सरकार की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परचेज करी, तो ये आपको देगी पैसा। मार्केट में क्या आया, पैसा आया। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मार्केट में पैसे को इंक्रीज करने के लिए आरबीआई सिक्योरिटी को बाय करती है, परचेज करती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाले आप कंसेप्ट जो है वो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसको मार्केट में पैसा बढ़ाना है, तो क्या करेगी, वो मार्केट में लोगों से जो है वो सिक्योरिटी परचेज कर लेगी, ठीक है। क्योंकि जब लोग अपनी सिक्योरिटी देंगे तो लोगों के हाथ में आएगा पैसा। और इसका उल्टा, इसका विपरीत हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जब मार्केट से पैसा निकालना होता है, जब मार्केट में पैसों का फ्लो बहुत ज्यादा, यानी कि मार्केट में मनी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कभी कभी ऐसा करती है कि लोगों को जो है वो बोलती है कि आप जो है फायदेमंद उनको बॉन्ड्स देती है, यानी कि बोलती है कि आप अगर इसमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, परचेज करेंगे सरकार की सिक्योरिटी, तो आपको इतना फलाना प्रॉफिट होगा। क्योंकि देखो पब्लिक है, पब्लिक को अगर कुछ बेचना है या उनसे कुछ खरीदना है तो उनको अट्रैक्ट तो करना पड़ेगा। जैसे आज की रेट में क्या हो रहा है, आज की रेट में ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि ये 20,000 करोड़ रुपए के सरकार की जो सिक्योरिटीज है उसको खरीद लेगी, जो आज की रेट में लोगों के पास है। जो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज इनकी, यानी कि लंबे समय के बाद जो मैच्योर होंगी जो सिक्योरिटीज, यानी कि लंबे समय के बाद लोगों के हाथ में जो पैसा आएगा, उतने ही इक्वल अमाउंट की शॉर्टर मैच्योरिटी जो है ये प्रोवाइड करा रही है, यानी कि कम समय बाद जो है वो उनके बॉन्ड्स मैच्योर हो जाए, तो वो वाली चीज यहां पर दे रही है ये। अब देखो, ये मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर पब्लिक को कुछ बेचना है या पब्लिक से कुछ खरीदना है तो उनको अट्रैक्ट करना होता है। ऐसे ही पब्लिक जो है वो कुछ भी चीज अपनी बेचती नहीं है, खरीदती नहीं है, क्योंकि पब्लिक को भी पता है यार, पब्लिक ने जब बॉन्ड परचेज किया होगा, यानी कि लोगों ने जो बॉन्ड परचेज किया होगा, तो उन्होंने एक सोचा होगा कि यार आज से 10 साल के लिए उन्होंने अगर मान के चलो एक बॉन्ड लिया या सिक्योरिटी ली, तो उन्होंने सोच के रखा होगा कि यार आज से 10 साल के बाद जब ये मैच्योर होगी पॉलिसी, तो हमें मिलेंगे 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए, जो भी मिलेंगे। जैसे 10 लाख मान लेते हैं, एक व्यक्ति ने एक पॉलिसी ली जिसमें उसको बस 15 साल तक वेट करना, 15 साल के बाद जो है वो उसके हाथ में 10 लाख रुपए आ जाएगा। अब आज अगर आरबीआई बोल दे कि आप एक काम करो, 15 साल वेट मत करो, आप 10 साल वेट करो और आपको जो है वो 10 लाख की तरह जगह जो है वो आपको 8 लाख मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि पूरे के पूरे लोग आकर परचेज कर लेंगे या फिर ये ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं। इसलिए आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने बोला कि आज हम आपको ये सिक्योरिटी जो है वो
मतलब आप हमें सिक्योरिटी दो लॉन्गर टर्म की 15 साल की, एक 15 साल यानी कि एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। लॉन्गर टर्म सिक्योरिटी होती है, वो आरबीआई के डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हम लोग को देखने को मिलती है, तो उस पर आपको इतना पढ़ना नहीं है। आप एग्जांपल से समझो, जैसे ये 15 साल की सिक्योरिटी जो मेरे हाथ में, ठीक है, ये तो ये 15 साल की सिक्योरिटी ली आरबीआई ने, और आरबीआई ने क्या दी, आरबीआई ने दे दी 10 साल की सिक्योरिटी, और ये इक्वल अमाउंट की है, इसमें कोई भी अमाउंट चेंज नहीं हुआ है। बट अगर आरबीआई बोलती कि लाओ दो आप 15 साल की पॉलिसी जिसमें आपको 15 लाख रुपए मिलना है, लाओ दो, हम आपको जो है वो 2 साल के बाद मैच्योर करने वाली पॉलिसी दे देते हैं, जिसमें आपको जो है वो 15 लाख की जगह जो है वो आपको 8 लाख रुपए मिल जाएगा। क्या लगता है आपको, लोग लेंगे? नहीं लेंगे। लेंगे, ऐसा नहीं है सभी लोग नहीं लेंगे, बट कुछ लोग नहीं लेंगे। ऐसी ऐसी डील जो है उसको एक्सेप्ट कुछ लोग नहीं करेंगे, और आरबीआई आज की डेट में चाहती है कि सभी लोग ऐसी डील एक्सेप्ट कर लें। ये आरबीआई इसलिए कर रही है क्योंकि लोगों के हाथ में आरबीआई को देना है पैसा, सरकार को लोगों के हाथ में देना है पैसा, जिससे कि लोग जो है वो खर्चा कर सकें। अभी प्रीवियस अपन ने पूरी रिपोर्ट में जो है वो डिस्कस किया था आरबीआई की, याद आ रहा है? तो यही पूरा सिनेरियो, ये कंसेप्ट जो है वो आपको समझना था इस तरीके का, और ये इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको समझना था। और ये स्पेशली कि आरबीआई ने इक्वल अमाउंट, ये आप मेंशन करेंगे अगर मेंस में आता है तो, कि इक्वल अमाउंट जो है, या फिर इंटरव्यू में कभी ऐसी चीज पूछ लिया है तो आप इस तरीके से जो है वो चीजों को बताएंगे कि कंज्यूमर जो होता है उसके माइंडसेट को पढ़ने के पीछे भी बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारी रिसर्च होती है, आपको पता होगा। और अगर जहां कंज्यूमर को फायदा होगा वहीं कंज्यूमर हाथ डालता है, वरना नहीं डालता। और यहां पर चाहिए आरबीआई को कि सभी के सभी इसमें हाथ डालें, यानी कि जितने भी लोग हैं जिनके पास सरकारी सिक्योरिटीज है लॉन्ग टर्म की, जिनकी लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी है, वो तुरंत आ जाए, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी ले जाए, जिससे कि कुछ समय के बाद उनके हाथ में आ जाएगा पैसा, और हाथ में पैसा आएगा तो इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, है कि नहीं? तो इस तरीके से जो है वो आपको चीजों को समझना है। और एक चीज और याद रखना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या तो बैंक से डील करेगी या पीएसयू से डील करेगी, यानी कि उनके थ्रू जो है ये पूरी चीज ऑपरेशन होते हैं। ये डायरेक्ट जो है आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे जाके खरीदते बेचते नहीं हो, आप अपने बैंक के पास जाते हो, और जहां से आपने जो है ये सिक्योरिटी परचेज करी होगी, सरकारी सिक्योरिटी, तो उनके पास आप जाओगे और जाकर जो है वो ये वाली डील के बारे में पूछोगे, तो वहां से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें आप जो है वो अपनी लॉन्गर टर्म सिक्योरिटी को रखवा के शॉर्टर टर्म सिक्योरिटी जो है वो ले सकते हो, है कि नहीं? तो बस ये वाली चीज जो है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर 320 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान पिछले 5 महीनों में हुआ है, और 120 मिलियन से ज्यादा की जॉब्स जो है वो रिस्क पर बताई जा रही है। तो ये बात तो हम लोग को ऑलरेडी पहले पता ही है, टूरिज्म के बारे में आप जानते हो कि कोई टूरिज्म वगैरह हो नहीं रहा, तो ये समझाने वाली बात तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि एयरपोर्ट्स वगैरह बंद थे, लोग बाग ट्रैवल वगैरह कर नहीं रहे क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण का डर है सभी लोगों में। तो ये सब दिक्कतों के कारण जो है वो हालत खराब है। तो ये आप सभी को पता है, और पिछले 5 महीने की बात हो रही है, और पिछले 5 महीनों में ही पूरा खेल ही हम लोग को देखने को मिला था, राइट। और जो रेवेन्यू जो टूरिज्म का हम लोग को देखने को मिलता है, तो बताया जा रहा है कि 2020 के अंदर 910 बिलियन से लेकर 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू में डिक्रीज हम लोग को देखने को मिलेगा, गिरावट हम लोग को देखने को मिलेगी। और ग्लोबल जीडीपी का 1.5 से लेकर 2.8% जो है वो रिड्यूस होगा। और कहा जा रहा है कि जॉब्स जो है, जो कि इन एसोसिएटेड सेक्टर से हम लोग को देखने को मिलती है, टूरिज्म और उसके एसोसिएटेड सेक्टर, यानी कि अगर कोई टूर करने आया किसी जगह पर, ठीक है, किसी मतलब मान के चलते कोई एक एरिया है, काफी फेमस लोकेशन है, इस पर कोई टूरिस्ट आया, अब टूरिस्ट आएगा तो कहाँ पे रहेगा, होटल में रहेगा, तो होटल इंडस्ट्री एसोसिएट सेक्टर वो गड़बड़ हुई। वो खाएगा ना, रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, रेस्टोरेंट में खर्चा करेगा, क्योंकि वो तो बनाएगा नहीं यहाँ पे आके खाना, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री जो है वो इफेक्ट हुई। तो टूरिज्म से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उन पर भारी इफेक्ट पड़ा है, और 144 मिलियन वर्कर्स पूरे दुनिया भर में इन पर प्रभाव जो है वो पड़ रहा है, जो कि फूड सर्विस से बिलोंग करते हुए हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि रिस्क में है आज की डेट में। और फ्यूल और केमिकल्स, जो फ्यूल है, पेट्रोलियम जो है, केमिकल्स जो है, इनके अलावा तीसरे नंबर पर टूरिज्म आता है, जो कि एक्सपोर्ट में हम लोग को देखने को मिलता है। एक्सपोर्ट में कैसे, आप बोलोगे कि एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है सर ये टूरिज्म? अरे एक्सपोर्ट होता है ना। एक्सपोर्ट कैसे होता है? जब एक्सपोर्ट में होता है क्या, पहले आप ये समझो। एक्सपोर्ट में आप सामान जो है वो बाहर दूसरी फॉरेनर्स को देते हो, और फॉरेनर्स आपको क्या देते हैं, पैसा देते हैं। एक्सपोर्ट कैसे हुआ? यहाँ पर लोग आए आपकी कंट्री में, फॉरेनर आए, फॉरेनर ने आपको दिया पैसा, और आप उनको क्या दे रहे हो, टूरिज्म की सर्विस दे रहे हो, तो यही तो हुआ ना एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, फॉरेनर्स को आप वेरियस ट्रेड कर रहे हो फॉरेनर्स के साथ, फॉरेनर्स को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो। टूरिज्म के अंदर यही हो रहा है, आप प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे हो, बट आप सर्विसेज तो दे रहे हो ना। तो टूरिज्म भी एक एक्सपोर्ट सेक्टर में आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल, कि एक्सपोर्ट, टूरिज्म को एक्सपोर्ट से आप रिलेट करेंगे आपके मेंस में भी, और आपके प्रीलिम्स में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये एक्सपोर्ट पता होना चाहिए, एक्सपोर्ट सेक्टर। तो फ्यूल और केमिकल्स के बाद सबसे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो टूरिज्म है।
ठीक है, तो टूरिज्म जो है वो सर्विसेज देता है और एक्सपोर्ट सेक्टर कैसे आएगा, तो उसका ये लॉजिक जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इमरजेंसी सिचुएशन स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, छोटे आइलैंड डेवलपिंग हम लोग को देखने को मिलते हैं, नेशंस कंट्रीज, राइट, तो उनके लिए बड़ा दिक्कत वाली कहानी है टूरिज्म के कारण, जो है आप देख ही रहे हो टूरिज्म की तो बैंड बज गई है इस बार। अब यहां पर बात हो रही है NDCTIA के बारे में, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। ये है क्या गाइस? तो देखो न्यूज में ये इसलिए आया क्योंकि नीति आयोग ने इंडिया का कंपोनेंट जो है वो इसका NDCTIA का शुरू कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। अभी ये है क्या एग्जैक्टली, इजी तरीके से समझना। मेन काम ये है कि इंडिया, वियतनाम और चाइना, इन 3 कंट्रीज का जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसको डीकार्बोनाइज करने का ये एक इनिशिएटिव है, क्योंकि ये 3 कंट्रीज जो है वो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो जनरेट करती हैं। तो इसलिए यहां पर फोकस किया जा रहा है कि ये 3 कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिससे कि कम से कम ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो, जिससे कि क्लाइमेट चेंज को कम से कम प्रभाव हो, यानी कि इफेक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज पर कम से कम देखने को मिले। सिंपल सी बात ये स्पेशली याद रखना। NDCTIA एक ज्वाइंट प्रोग्राम है जिसको सपोर्ट किया गया है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव के द्वारा, वही क्लाइमेट चेंज की जो मैंने आपको बात करी। इसमें बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि इसको इंप्लीमेंट करते हैं, और जर्मनी मिनिस्ट्री फॉर द एनवायरमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी का इसको सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव जो है वो इसी का ही है, जर्मनी का, राइट। और इसमें इंडिया के अंदर नीति आयोग जो है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग पार्टनर हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि जो भी इसकी गाइडलाइंस, डायरेक्टिव्स होते हैं, डायरेक्शंस वगैरह, वो नीति आयोग यहाँ पर इंडिया के अंदर फॉलो करती है, और इस इनिशिएटिव को जो है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो है वो कंडक्ट करती है, जैसे कि इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो इस प्रकार का देखने को मिले जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम से कम एमिट करे। और इस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बेटर करने की, राइट। और NDCTIA प्रोग्राम की ड्यूरेशन 4 सालों की है। इसमें इंडिया को और दूसरी जो पार्टनर कंट्रीज हैं इसकी, यानी कि NDCTIA के अंदर, तो उनमें यहाँ पर टारगेट किया गया है कि इनके जो लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, वो जल्दी से जल्दी अचीव हो सके, राइट। और इसमें यही इन सब चीज़ों पर टारगेट किया जाता है कि 2025 NDC का ये जो टारगेट वगैरह ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसके गोल्स जो है वो जल्दी से जल्दी अचीव हो, और रियलिस्टिक टर्म्स में इसके गोल्स अचीव होने पर ये फोकस करती है, काम करती है। और इस प्रकार के इनिशिएटिव की इंडिया को इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि काफी बड़ा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया में हम लोग को देखने को मिलता है, सड़क नेटवर्क जो है वो दूसरा सबसे बड़ा इंडिया में हम लोग को देखने को मिलता है। आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिख कर बताना कि लार्जेस्ट रोड नेटवर्क जो है वो कहां पर है, पूरे दुनिया भर का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइए। इंडिया सेकंड पे आता है और लार्जेस्ट आपको मुझे बताना है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के, जो कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, राइट। इसके अलावा इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन शहर मतलब जो लोग जो है वो शहर में आ रहे हैं, शहरीकरण जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके चलते लोग बाग क्या हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स को परचेज कर रहे हैं, जो व्हीकल्स की जो सेल्स हैं वो बढ़ गई हैं एकदम से इंडिया के अंदर, क्योंकि लोग बाग परचेज कर रहे हैं व्हीकल्स को। आज की डेट में हर एक घर के अंदर आप देखोगे 2-3 गाड़ियां तो नॉर्मल सी बात है। आज की डेट में शहर के अंदर हर एक घर, हर एक हाउस होल्ड के पास 2-3 गाड़ी तो नॉर्मल है। कई बार तो हम देखते हैं 4-4 फोर व्हीलर्स जो है वो घर में पड़ी रहती हैं, राइट। और चलाने वाला कई बार तो 1 या 2 इंसान होते हैं। तो लोगों ने गाड़ियां परचेज कर रखी है और लोग चला भी रहे हैं। घर में 4 सदस्य हैं, चारों के पास अलग अलग गाड़ियां हैं, चारों एक ही जगह जाना है पर अलग अलग गाड़ी से आते हैं। तो ऐसा भी आपने देखा होगा कई बार, राइट। तो वो इस प्रकार की चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा है। और एक प्रकार से इंडिया के अंदर एक वो भी है कि शान वाली बात कि भाई हमारे पास गाड़ी है। आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज में लोग बाग जो है वो पर्सनल व्हीकल को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार पर्सनल व्हीकल खरीदना जो है वो एक जो है वो नुकसान का सौदा है। उससे बेटर है कि आप जो है वो कैब का यूज कर लो, या फिर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर लो तो वो बेटर है। कि लोग जो है वहां पर कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, प्रॉफिट वाली जो एनालिसिस होती है ना वो करते हैं। और यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर तो गाड़ी खरीदनी है भाई साहब, BMW होनी चाहिए अपने पास। तो वो है इंडिया के अंदर थोड़ा सा कि शान वाली बात की कौन सी गाड़ी भाई, BMW रखी है अपने पास। तो इस तरह की चीजें हैं इंडिया में। तो ये चीज जो होती है, ये एक तरह से आप इसी चीज को देखो, इस टॉपिक को भी आप इंडिया के इस चीज के साथ जो है वो बिहेवियर के साथ या एटीट्यूड के साथ जो है वो लिंक कर सकते हो, एक प्रकार की चीज इंडिया के अंदर और फॉरेन कंट्रीज को कंपेयर करते हुए, राइट। और ये बताया गया है कि 2030 तक इंडिया में गाड़ियां जो है उसके नंबर्स जस्ट डबल हो जाएंगे। जो आज की डेट में जितनी गाड़ियां वो डबल होने वाली है। अब गाड़ी डबल होगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग को कुछ ऑल्टरनेटिव मेजर्स जो है वो लेने चाहिए। तो इसलिए ऐसे कुछ इनिशिएटिव की काफी ज्यादा आवश्यकता है जिसमें फॉरेन कंट्रीज जो है वो इंडिया को सपोर्ट करें।
इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए। अब बात हो रही है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, इंडिया जो है वो कितना प्रिपेयर है अपने एक्सपोर्ट को लेकर। अभी देखो आत्मनिर्भर भारत अपन ने अभी किया, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अभी अपन ने कुछ समय पहले देखे, राइट। तो इसमें किस बारे में बात हुई कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, इंडिया के अंदर ही चीजें मैन्युफैक्चर हो, जिससे कि इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इंडिया के ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट को परचेज करें और हम लोग उनको एक्सपोर्ट करें प्रोडक्ट्स को। तो यही तो है, ये पॉलिसीज में यही सब चीजें तो देखने को मिली। तो यहां पर यही बताया गया कि हम लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो किस प्रकार से काम कर रही है, प्लस हमारी जो इंडियन स्टेट्स हैं वो किस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस है एक्सपोर्ट को लेकर, कि क्या मतलब कैसे जो है वो परफॉर्म कर रही है, सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही। तो इसको लेकर ये पूरा इंडेक्स जो है वो तैयार किया गया और पहली बार ऐसा कोई रिपोर्ट जो है वो सामने आया। और नीति आयोग ने पार्टनरशिप करी थी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ और ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020। स्टेट्स को जो रैंकिंग दी गई, इंडेक्स से तो रैंकिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, तो स्टेट्स को किस आधार पर रैंकिंग दी गई, 4 की पैरामीटर्स हैं, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, कि वो स्टेट के अंदर किस प्रकार की पॉलिसी है, उस स्टेट के अंदर कैसा बिजनेस इकोसिस्टम है, यानी कि कितने ईजिली जो है वो एक सेक्टर जो है वो दूसरे सेक्टर से कनेक्ट कर पा रहा है, जिससे कि एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि एग्रीकल्चर को आप फूड प्रोसेसिंग के साथ कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के साथ, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से एग्रीकल्चर से जो है वो टमाटर निकलेंगे और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर्पस के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर टमाटर से टोमेटो सॉस बन जाएगा और फिर टोमेटो सॉस को हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये कनेक्टिविटी, तो इसको क्या कहते हैं, बिजनेस इकोसिस्टम। इसके अलावा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, कि भाई एक्सपोर्ट का क्या इकोसिस्टम है, भाई अब यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के पास तो चला गया, अब इसको एक्सपोर्ट कराने के लिए कहाँ पर भेजना है, पोर्ट्स पर भेजना है हमारे, तो उसके लिए कनेक्टिविटी है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर किस प्रकार से जो है वो कनेक्ट कर रहा है चीजों को, वो कितना ईजी है, तो ऐसा कोई इकोसिस्टम किस प्रकार का है बताओ। क्या किसी स्टेट के अंदर ऐसा कोई इकोसिस्टम है कि नहीं है, क्या वो स्टेट दूसरी स्टेट के साथ जो है वो कांटेक्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, एक्सपोर्ट पर्पस के लिए रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, राइट। अपने प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपोर्ट के लिए जो जो बैरियर्स होते हैं ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में हम लोग को देखने को मिलते हैं, कनेक्टिविटी के बैरियर्स, तो क्या उसको ओवरकम करके जो भी चैलेंजेस हम लोग को अक्सर देखने को मिलते हैं, टोल टैक्स वाले भी चैलेंजेस हो गए और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें कहीं कोई बैरियर्स तो नहीं आ रहा, कोई डिले तो नहीं हो रहा, तो ये सब चीजें आ जाती हैं एक्सपोर्ट इकोसिस्टम के अंदर। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस यानी कि क्वालिटी देखी जाती है कि कितनी जल्दी जो है वो आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हो बिना किसी बैरियर्स को फेस किए हुए, बिना ज्यादा देरी किए हुए, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर जो है वो यहाँ पर जांचे जाते हैं और उसके बाद स्टेट्स को जो है वो रैंकिंग वगैरह दी जाती है। और इंडेक्स के अंदर कुछ सब पिलर्स भी हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी उस राज्य के अंदर कैसी है, राइट। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी कि पूरा जो फ्रेमवर्क है इकोसिस्टम तैयार करने का वो कैसा है, राइट। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कैसी है, वही सेम चीज जो मैंने भी आपको पूरी एक्सप्लेन करी, इसी में आपको अलग अलग में दिखाई दे रही है, यानी कि सब पिलर्स के अंदर उसको डिवाइड किया हुआ है। एक्सेस टू फाइनेंस, अब एक माइक्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है भाई, इसको तो पैसा चाहिए स्टैब्लिश होने के लिए, लोन चाहिए, उसको फाइनेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आसानी से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि नहीं इसके पास बिजनेस को अपने स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि अगर बिजनेस स्टैब्लिश नहीं होंगे तो वो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे जब मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, अपनी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, तो है कि नहीं। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर जांची जाती है। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि अगर पोर्ट्स वगैरह बनाए गए हैं तो पोर्ट्स के अंदर पूरी फैसिलिटी है कि नहीं है सामान को लोड करने की, अनलोड करने की, राइट, यानी कि सामान को शिप से निकालने की, शिप में डालने की, है कि नहीं। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं है, ट्रेड का सपोर्ट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ट्रेड को सपोर्ट, राइट, यानी कि कई ऐसे बैरियर्स तो नहीं है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन पर जो है वो ट्रेड को लेकर जा रहे हो। क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रही है कि नहीं हो रही, क्या नए नए प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री के अंदर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे, दूसरी कंट्री से देखकर उसके ऊपर रिसर्च करके हमारे यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, स्मूथ सप्लाई के लिए, स्मूथ ट्रेड पर्पस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, राइट। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, क्या एक्सपोर्ट सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर हो रहा है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको भी देखा जाता है। ग्रोथ ओरिएंटेशन, किस प्रकार की ग्रोथ है इस सेक्टर के अंदर, उसको चेक किया जाता है, यानी कि स्टेट जो है वो क्या कर रही है ऐसा कि जिससे कि ग्रोथ जो है वो मतलब एक डायरेक्शन पर हम लोग को देखने को मिले, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक जनरल आइडिया होना चाहिए। इसको मैंने आपको डिटेल में इसलिए समझा दिया पूरी चीज क्योंकि आगे चल के ये पूरी चीज आपको देखने को मिलेंगी जिसमें कि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पर पूरी चीज जो है वो दिखा दी मैंने आपको पहले ही। टॉप 3 स्टेट जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हम लोग को देखने को मिल रही है एक्सपोर्ट के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में। लैंडलॉक स्टेट्स की बात करें, लैंडलॉक स्टेट समझते हो ना, जैसे कि मध्य प्रदेश जो है वो किसी भी
समुद्र के साथ या फिर सी शोर के साथ जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती है, राइट। तो ये लैंडलॉक स्टेट है। इसमें कौन सी आ गई? राजस्थान। राजस्थान एक लैंडलॉक स्टेट हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये बेस्ट है। फिर तेलंगाना और हरियाणा हम लोग को देखने को मिल रही है। हिमालयन स्टेट की बात करें तो हिमालयन स्टेट में उत्तराखंड ने टॉप किया है, फिर त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली सबसे बेस्ट बताई गई है, फिर गोवा, चंडीगढ़। और पॉलिसी के पैरामीटर की बात करें, पॉलिसी के पैरामीटर में महाराष्ट्र की सबसे अच्छी पॉलिसी बताई गई है, फिर गुजरात और झारखंड। पॉलिसी पैरामीटर की बात करें ना कि कौन सी स्टेट जो है वो पॉलिसीज बनाती हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, वैसे ही बिजनेस इकोसिस्टम अभी मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, इसमें गुजरात जो है वो नंबर 1 पर है, फिर दिल्ली और तमिलनाडु। फिर मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है उनका, कंट्रीज का, अभी थोड़ी देर पहले नहीं, सॉरी, स्टेट्स के बीच में एक्सपोर्ट इकोसिस्टम जो है वो कैसा है, तो वो थोड़ी देर पहले समझाते हैं। उसमें भी महाराष्ट्र ने टॉप किया है, फिर ओडिशा, राजस्थान। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर की बात करें तो उसमें मिजोरम, फिर उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र। और यहां पे पाया गया कि इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट 70% इंडिया को जो एक्सपोर्ट है वो 5 स्टेट से हम लोग को देखने को मिलता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना। ये 5 स्टेट्स के नाम जो है वो आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये वाली चीज आप जो है वो मेंस में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अभी आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नहीं भी देखने को मिलेंगे तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे जिनको आप रिलेट कर पाओगे एक्सपोर्ट के साथ, वेरियस पॉइंट्स जो है वो ऐड कर पाओगे। तो इसमें आपको जो चीज दिखाई दे रही है, आप अगर ये इंडेक्स को मेंशन करेंगे तो भी आपको जो है वो काफी एक अच्छा वेटेज जो है वो आपके आंसर में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पूरी ओवरऑल चीज थी इसके बारे में। इंडिया के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं एक्सपोर्ट के मामले में, तो एक्सपोर्ट के मामले में जो चैलेंजेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं है, जिस पर हालांकि अभी हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा पुअर ट्रेड सपोर्ट जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जाता ट्रेड पर्पस के लिए, वेरियस ट्रेड बैरियर्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं होती, तो ये वाली चीज जो कि हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर ही चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। एंड वेरियस जो ये चैलेंजेस हैं इनको कैसे ओवरकम करना है, तो देखिए सिंपल सी बात है, अभी हमने चैलेंजेस जो देखे उसमें क्या चैलेंज था, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ज्वाइंटली जो है वो डेवलप किया जाए, सभी मिलकर जो है वो स्टेट्स मिलकर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज हो, जो आज की डेट में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वेरियस आईआईटीज हो गए और आईआईएम, इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके साथ इंडस्ट्री का एक लिंकेज बैठना चाहिए कि इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज अकेडमिया के साथ शेयर करे, और अकेडमिया जो है वो वेरियस इनोवेशंस कंडक्ट करवाए अपने स्टूडेंट से, राइट। तो इस प्रकार की एक अप्रोच जो है वो डेवलप करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और स्टेट लेवल एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के अंदर। तो ये चीज जो है वो क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि स्टेट जो है वो अगर एंगेज नहीं होगी इकोनॉमी को बूस्ट करने के पर्पस के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि चीजें जो है वो डिफिकल्ट होंगी, ट्रेड बैरियर्स तो देखने को मिलेंगे, राइट। एक आपने देखा होगा कई बार स्टेट जो है वो आपस में काफी सारी चीजों को लेकर भी उनके विवाद हम लोग को देखने को मिलते हैं। नॉर्मल सी बात है, जब आप हाईवे में जाते हो, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, तो आप कितना टोल्स वगैरह जो है वो पे करते हो। काफी बार आप देखते हो कि कई बार आपको कई जगह पर ज्यादा टोल्स देखने को मिलते हैं, कई जगह पर कम टोल देखने को मिलता है, राइट। टोल टैक्स वगैरह जो ये सब चीजें होती है ना, तो ये भी एक प्रकार का ट्रेड बैरियर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये जो टैक्सेस होते हैं, ड्यूटीज वगैरह जो होती हैं, और इसी चीज को आप जब आंसर लिखेंगे चाइना के साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि चाइना के अंदर ये सब चीजें जो है वो बहुत ईजी है, वहां पर टैक्सेस जो है वो एक्सपोर्ट के लिए निल कर देता है चाइना तो इवन ये तक बोलता है कि आप मैन्युफैक्चर करो प्रोडक्ट को, एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी है एक्सपोर्ट के लिए, और अगर आप डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इसको यूज करवाओगे, यानी कि अगर आप अपनी चाइना की टेरिटरी के अंदर ही अगर सामान को बेचने की कोशिश करोगे तो उस पर आपको लगेगा टैक्स, एक्सपोर्ट करोगे तो नहीं लगेगा। तो ऐसी कुछ पॉलिसी जो है वो लाने की आवश्यकता है, इसलिए पॉलिसी का पैरामीटर भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला था, राइट। इसके अलावा एक बेहतर लोकल प्रोडक्ट्स के लिए एक बेहतर स्टैंडर्ड्स, बेहतर डिजाइन होना जरूरी है। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि इंडिया का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स है वो काफी पुअर हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को जो है वो रजिस्टर्ड नहीं करवाते, काफी सारे हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो आईपीआर में रजिस्टर्ड नहीं होते, राइट। तो ऐसा रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, क्योंकि उससे एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रहता है। तो ऐसे ही हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसके डिजाइंस को, उसके स्टैंडर्ड जो है उसको हाई किया जाए, बेटर किया जाए, राइट। जैसे कि हम लोग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट करें और आसानी से दूसरी कंट्री जो है वो हमारे प्रोडक्ट को बिना किसी संकोच के इंपोर्ट करा ले, क्योंकि काफी सारी कंट्री जो होती है उनके डिमांड क्या होती है, उनके पास आना चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट जो कि प्रॉपर स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर सके, वैसे ही प्रोडक्ट जो है वो आए। अब इंडिया के अंदर आईपीआर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हम लोग को नहीं देखने को मिलते, तो उसके कारण से डर रहता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, उसकी स्टैंडर्ड जो है कहीं वो अच्छे नहीं है कि खराब नहीं है। तो ऐसे इस तरह की चीजें जो है वो होती है। जैसे कि आप भी अगर कहीं दुकान जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको एग्जाम्पल लें, आप एक लोकल शॉप पे जा रहे हो, अब लोकल शॉप वाला बंदा जो है वो आपको लेवाइस की जीन्स दे देता है,
ठीक है, अब आपको उस जीन्स के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट तो होगा कि यार ये मैं लोकल शॉप से ले रहा हूँ, क्या ये असली है कि नकली है। वही चीज होती है, सिंपल सी चीज ये समझो आपकी, अब कोई कंट्री इंपोर्ट करा रही है कोई प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का आईपीआर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है उस कंट्री को तो लगेगा कि यार इसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है, डाउट तो रहेगा। इसलिए कई बार जो है वो इंपोर्ट्स नहीं होता इस प्रकार के। तो ये इन सब चीजों पर हमें ध्यान देना है, इनोवेशन पर जो है वो हमें ध्यान देना है। सेंटर का सपोर्ट जो है वो इन सब चीजों के लिए होना चाहिए, वेरियस प्रोडक्ट्स के इनोवेशन को प्रमोट करने के पर्पज के लिए। नए नए जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी कंट्री के अंदर आए, हम दूसरी कंट्री के साथ जो है वो लिंकेज एक इस प्रकार का क्रिएट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू जो है वो इंडिया के अंदर भी वेरियस टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप समझते हो कि एक कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो वो सेम टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग अपनी कंट्री के अंदर उस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करते हुए कर सकते हैं उस पर काम, है कि नहीं। तो ये आज की डेट में बहुत ज्यादा इन सब चीजों पर चर्चाएं और बातचीत हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल रही है कि नहीं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में। अब हिजबुल्लाह की यहाँ पर बात हो रही है, कई बार पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, हिजबुल्लाह भी न्यूज में था, क्या ये? तो ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 4 मई 2020 को अपन ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। उस समय हमने बात करी थी कि जर्मनी ने हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर कर दिया था। और हिजबुल्लाह जैसे ही आए, आपको पता होना चाहिए कि ये लेबनान पर इस्टेब्लिश, ये हम लोग को एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलती है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कहां पर है? लेबनान में हम लोग को देखने को मिलती है। याद आ रहा है लेबनान कुछ समय पहले अभी न्यूज में था, किस चीज के लिए न्यूज में था? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। अभी कुछ इसी महीने में हमने बात करी है, बड़ा धमाका हुआ था यहाँ पे, हिंट दे दिया मैंने आपको। अब बताओ जरा पूरा थोड़ा सा इसके बारे में लिख कर, लेबनान के बारे में। और ये जो हिजबुल्लाह जो है, इसका फाउंडेशन किया गया था ईरान के द्वारा। ये कहा जाता है 1980s के समय पर, राइट। यानी कि ईरान का इसके पास जो है वो सपोर्ट है, क्योंकि ईरान इसराइल के जब कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उस दौरान ईरान की तरफ से प्रॉक्सी के तौर पर हिजबुल्लाह जो है वो काम करती है। यानी कि ईरान के ऑर्डर पर इसराइल के अंदर और लेबनान के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि ऑपरेट जो करती है वो हिजबुल्लाह करती है। इसके यानी कि जो भी ऑर्डर्स देता है ईरान हिजबुल्लाह को, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये काम करती है। और फिर भी उसके अलावा भी दहशत फैलाने के इसके और भी तरीके हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, और काफ़ी सारे जो वेरियस एक्ट्स हुए टेररिस्ट एक्ट, तो उसका जिम्मा भी जो है वो हिजबुल्लाह के द्वारा जो है वो लिया गया है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में। आप ये लोकेशन थोड़ी सी देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, ये लेबनान जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर इजराइल आप देख रहे हैं, इजराइल, इसके ऊपर आप देखेंगे लेबनान आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहीं पर ये ऑपरेट करती है। ये देखो आप, ये आप इस प्रकार से देख सकते हो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हिजबुल्लाह का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को लेबनान में देखने को मिल रहा है। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देख सकते हैं कि हर जगह पर जो है ये फैला हुआ है। जैसे कि इसके वेपन वेयर हाउस है, इसके रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इन्फेंट्री पोजीशन, अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका एंटी टैंक पोजीशन है, कमांड पोस्ट। आप सोच सकते हो कितना बुरी तरह से जो है ये ऑपरेट करता है लेबनान के अंदर। ठीक है, हिजबुल्लाह। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में, जिसकी एक जानकारी आप लोग को होनी चाहिए थी। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड कुछ होमवर्क्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। जो मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान जो चीज़ बताई है तो वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये आप एक बार पढ़िएगा, लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दो चीज़ों को आपको पढ़ना है। इनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइज आप मंथली पैकेज जो है वो परचेज कर सकते हैं ये इस चैनल का। यानी कि जो आप लेक्चर्स देख रहे हैं उसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और पीडीएफ होने का फायदा ये होता है कि आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें आपका टाइम बचता है, क्योंकि करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर आते हैं। और डेली बेसिस पर अगर आप हैंड रिटन प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। उसकी जगह आप एक अच्छा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपको प्रोडक्टिविटी देगी आगे चल के। यानी कि वो आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी लेक्चर्स की चीज़ जो है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई दे रहा हूँ। और इसमें फीस भी जो है वो मात्र 100 रुपये की है, पूरे महीने की मात्र 100 रुपये फीस है। और 100 रुपीज़ में आपको बहुत सारी सर्विसेज इस पैकेज के अंदर मिलती है। जैसे कि आपको डेली जो आप लेक्चर्स देखते हैं उसकी पीडीएफ आपको दे दी जाती है, फर्स्ट पॉइंट, जिससे कि आप सुबह लेक्चर देखें, रात में आप रिवाइज करें। उसके बाद संडे को आपको एक वीकली कंपाइलेशन मिल जाता है। जैसे कि कल के दिन जो है आपको एक सिंगल पीडीएफ दी जाएगी। सिंगल पीडीएफ के थ्रू जो है वो आप पुराना पिछले हफ्ते का पूरा रिवाइज कर लेंगे, तो 1 वीक का पूरा आपका ये रिवीजन हो जाता है संडे को। और फिर ऐसा ही सेम एक मंथली पीडीएफ होती है, आपको दी जाती है, जिसमें कि आप एक दिन बैठकर दो एक घंटे में पूरे मंथ का रिवाइज जो है वो आप कर लें, जितने भी करंट अफेयर्स आए थे। तो जब आपका 3 बार रिवीजन होगा तो आपका जो एक टॉपिक होगा, हर एक टॉपिक करंट अफेयर्स का, वो अच्छे से आपके माइंड में जो है वो बैठ जाएगा। तो इसी तरीके से जो है आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप रेगुलरली फॉलो करें और आप अपना रिवीजन करें और आपको बेनिफिट मिले, राइट। और इतना ही नहीं, संडे के दिन एक करंट अफेयर्स का टेस्ट आता है, कल एक टेस्ट आएगा। टेस्ट को कोई भी मत छोड़ना, क्योंकि टेस्ट के अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है
और काफी कुछ उसमें इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट वाले ही होते हैं स्पेसिफिकली, तो वो टॉपिक्स जो होते हैं वो मैं संडे को आपको देता हूँ एमसीक्यू फॉर्मेट में। पिछले हफ्ते में जो न्यूज हमने कवर करी उनमें से कुछ क्वेश्चंस वगैरह रख देता हूँ। तो ये पूरी प्रैक्टिस जो होती है वो आपकी संडे को होती है। इसकी जो पीडीएफ होती है वो भी यहाँ पर आपको इस पैकेज में मिलती है। साथ ही साथ जैसे ही मंथ खत्म होता है, मंथ खत्म होने के 5 दिन के अंदर अंदर आपको एक प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, जिसको आप आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। इंग्लिश हिंदी अलग अलग में ये पीडीएफ जो है वो आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज मात्र 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाती है। आप दिसंबर तक एक साथ जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि हर महीने पेमेंट करने से बचने की जगह, यानी कि इंटरवल्स में पेमेंट करने की जगह आप एक साथ दिसंबर तक जो है वो पे भी कर सकते हैं। और पेमेंट कैसे करनी है पूरी डिटेल जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन पर भी आपको मिल जाएगा A to Z पूरी डिटेल्स। और आप देख लीजिए, स्टेप्स को फॉलो कीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, विद इन 24 आवर्स जो है वो आपको पूरी सर्विसेज मिलना शुरू हो जाएंगी। एंड गाइज, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी अपना, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कमलाक्ष झा नाम से फेसबुक प्रोफाइल है मेरी, इसको आप फेसबुक पर जाकर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइस, कल है संडे, कल के दिन लेक्चर डेली करंट अफेयर्स का नहीं आता है। संडे की जितनी भी न्यूज होती है वो मंडे को कवर की जाती है, और जिस दिन संडे को ज्यादा न्यूज होती है उस दिन मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन में जो है वो न्यूज कवर हो जाती है। तो यहाँ पर कोई भी आपकी न्यूज जो है वो नहीं छूटती है। स्पेसिफिकली अपन लोग सिविल सर्विसेज की यहाँ पर तैयारी करते हैं। सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी न्यूज होती हैं पूरी की पूरी यहाँ पर कवर की जाती है, जो कि एग्जामिनेशन में आने वाली होती है। राइट, चलो अभी ये हो गया पूरी चीज आपको बताना। और कल का टेस्ट जो है वो आप जरूर दे दीजिएगा, कल टेस्ट को मिस मत कीजिएगा। टेस्ट का टाइमिंग भी बिल्कुल सुबह 6 बजे का ही होगा। राइट, और अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक लिए कल टेस्ट में मिलेंगे, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।